हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीखो भारत ऑफिशियल में। और फिर से एक बार हम आ गए हैं आपके सामने जीके और जीएस की क्लास लेकर। ये कंबाइंड क्लास होगी जिसमें जीके और एज वेल एज कुछ साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। और फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा साइंस का है। और क्वेश्चन देखिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप क्वेश्चन देखिए, खुद से एक बार बनाइए और उसके बाद ही आंसर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है डीएनए, जीन, क्रोमोसोम और आरएनए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीन। जीन जो है वो हेरिडिटी की बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट है ये। ठीक है, तो जीन बेसिकली क्रोमोसोम फिर उससे आपका डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन। ठीक है, तो बेसिक यूनिट हो जाएगी जीन। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता। वैसे मतलब माता और मतलब ये हुआ आपका पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। माता पिता और संतान के बीच जो कॉमन चीज होती है उन्हें कहते हैं हम लोग हेरिडिटी या अनुवांशिकता, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, ये याद रखिए आप कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और केल्विन में होता है 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कह रहा है कि व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति क्या है, या किससे रिलेटेड है, या किससे कनेक्टेड है। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए एग से, बी मिल्क से, सी प्लांट से और डी फिश से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब व्हाइट लोग समझेंगे व्हाइट एग भी होता है, मिल्क भी होता है। तो कई बच्चे हो सकता है एग लगा दे, लेकिन ये रिलेटेड है मिल्क से। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन का मोटिव ये था व्हाइट रेवोल्यूशन का कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना। मिल्क का प्रोडक्शन जो है बढ़ाना। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना। और इसके जो रिलेटेड आदमी थे मतलब मिल्क रेवोल्यूशन से या व्हाइट रेवोल्यूशन से, इनका नाम था वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये रिलेटेड है आपका इस क्रांति से, जिसने हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन था वो दुनिया में एक मुकाम रखने लगा, एक मुकाम बनाया। ठीक है, या यूं कहें कि हम आज मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से व्हाइट रेवोल्यूशन, उसी तरह आपका ग्रीन रेवोल्यूशन भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी है, रेड रेवोल्यूशन भी है, रेड रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी तरह आप कमेंट में बताएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन किसकी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन प्लांट से रिलेटेड है, या क्या हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, रेड रेवोल्यूशन को कमेंट में बताएंगे, और ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज ऑन विच लेक। कह रहा है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील पर है। ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है। ऑप्शन ए है विक्टोरिया लेक पर, ऑप्शन बी है लोकटक लेक, ऑप्शन सी है कोलर्स लेक, ऑप्शन डी है वुलर लेक। ठीक है, ऑप्शन इसका ध्यान से दीजिएगा आप लोग। इसका सही ऑप्शन होगा आपका लोकटक लेक। अब लोकटक लेक से हम जान लेते हैं क्या चीज है ये। लोकटक लेक है कहाँ? ये लोकटक लेक है मणिपुर में। मणिपुर में है ये। कोलर्स लेक आपका आंध्र प्रदेश में है। विक्टोरिया लेक आपका अफ्रीका में है। वुलर लेक आपका कश्मीर में है। ठीक है, अब मणिपुर इस एकलौता है, चूंकि वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इस नेशनल पार्क का जो नाम है उसका नाम है केबुल नामजाओ।
केबुल लामजाओ इस फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम है और वर्ल्ड्स ओनली नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग है, यानी इस लेक के ऊपर में तैरते हुए से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्रास फील्ड इज फाउंड इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में किस तरह के घास के मैदान के लिए फेमस है, ठीक है, या न्यूजीलैंड में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है स्टेपीज, बी है पाम्पास, सी है कैंटरबरी और डी है सवाना, ठीक है। तो ये एक तरह का कॉमन क्वेश्चन है और ये जो है 6-7 किस्म के मैदान होते हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और बस इसको आपको याद कर लेना है। इसमें से कई बार देखा जाता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से आप कोशिश करेंगे, कुछ मैं बता दूंगा, कुछ आप कलेक्ट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कैंटरबरी, ठीक है। जो स्टेपीज है ये यूरोप में मिलता है, ठीक है। पाम्पास जो है वो अर्जेंटीना में, ठीक है, और सवाना जो है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और भी है जैसे आपका पेरी जो है ये आपका मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। उसी तरह आपका जैसे एक और है वेल्ड, वेल्ड जो है ये आपका देखने को मिल जाएगा साउथ अफ्रीका के अंदर, वेल्ड है साउथ अफ्रीका के अंदर। डॉन्स आपका देखने को मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि लाउनोस जो है वो कहाँ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वाज फॉट इन विच ईयर, यानी पहला कर्नाटिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ऑप्शन है 1946 से लेकर 1948 तक, बी है सन 1746 से सन 1748 तक, सी है सन 1749 से 1754 तक, डी है सन 1757 से सन 1763 तक। और आपका सही उत्तर हो जाएगा 1746 से सन 1748 तक, ठीक है। कर्नाटिक जो है इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये इंडिया में ही जगह है, ठीक है। कर्नाटिक कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। अब कर्नाटिक में युद्ध लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, ठीक है। तो ये युद्ध था फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। और ये युद्ध का सिलसिला इनके बीच शुरू हुआ जब डुप्लेक्स जो थे फ्रेंच गवर्नर थे, यानी फ्रेंच कंपनी के गवर्नर थे ये, उनके कार्यकाल में ये शुरू हुआ 46 से सन 1746 से सन 1748, ठीक है। आपका ये एक बार नहीं हुआ, जैसे कि आगे पहला कर्नाटिक युद्ध है तो जाहिर सी बात है ये पहला है तो इसका मतलब दूसरा भी कर्नाटिक युद्ध हुआ होगा। और दूसरा जो है ये दूसरा कर्नाटिक वॉर है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर का साल है। सेकेंड कर्नाटिक वॉर आपका 1749 से लड़ा गया 1754 तक, ठीक है। जब दूसरा है इसका मतलब तीसरा भी एग्जिस्ट है, थर्ड भी है, थर्ड भी लाया गया 1757 से लेके 1763 तक। अब इसके पीछे कारण जान लेते हैं। जो कर्नाटिक जो वार था फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो फ्रेंच और ब्रिटिश की जो राइवलरी है वो बहुत पुरानी राइवलरी है, यानी दुश्मनी जो है इनकी बहुत पुरानी है। ये इंडिया को लेकर नहीं लड़ा गया था, पहला कर्नाटिक वॉर और थर्ड कर्नाटिक वॉर इंडिया के लेके नहीं लड़ा गया था, ठीक है। ये इनके अपने देश में लड़ा जा रहा था और उसका प्रभाव जो है इंडिया में, उसका एक प्रभाव देखने को मिला इंडिया में, ठीक है। उसका एक प्रभाव से समझिए इंडिया में देखने को मिला आपका 1946 से 48 तक। लेकिन जो दूसरा है यानी सेकंड कर्नाटिक वॉर 49 से 54 तक, तो इसका जो पूरा रीजन था वो इंडिया पर बेस्ड था। ये टोटल जो था इंडिया के ऊपर बेस्ड था। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जगह की कमी हो गई थी। तो जैसे कि मैंने बोला कि सेकंड जो कर्नाटिक वॉर था वो इसका रीजन था इंडिया, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के वजह से, जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो लड़ी गई थी इसके वजह से एक संधि हुई थी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के लिए। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के लिए जो संधि हुई थी उसका नाम था एक्स-ला-एपला, ठीक है। और ये जो लड़ा गया था ये बाहर चल रहा था लड़ाई और उसका एक असर देखने को मिला था इंडिया के ऊपर, ठीक है। इसके पीछे एक स्टोरी है कि मतलब इन्होंने क्या किया, इनके कुछ आदमियों को मार दिया, बदले में फ्रेंच, होते लंबी कहानी बन जाएगी।
इसीलिए हम थोड़े से ई करके निकल रहे हैं। अगर आपको डिटेल इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा कर्नेटिक वार के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं इसके ऊपर डिटेल फर्स्ट कर्नेटिक वार, सेकंड और थर्ड पूरा रीजन के साथ किसके बीच लड़ा गया, क्या ई हुई, वो सब मैं बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ कि किस कर्नेटिक वार के साथ कौन सी ट्रीटी साइन हुई। तो फर्स्ट के साथ एक्सला चैपला, सेकंड के साथ आपकी जो ट्रीटी थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी साइन हुई। और थर्ड के साथ आपका साइन हुई, थर्ड जो थी वो साइन हुई आपका ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, जो जैसा कि बोला कि इंडिया के पीछे रीजन था, और ये कारण ये था कि इंडिया के ऊपर जो राज ई चल रहा था, राजा चल रहे थे, तो इनके बीच जो था एक तरह का स्ट्रगल देखने को मिल रहा था, जिसके वजह से आपका जो सेकंड कर्नेटिक वॉर है जो 1749 से 54 तक है, ये लड़ा गया है। क्योंकि फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में थोड़ा सा आपको बढ़त देखने को मिली थी आपके फ्रेंचों को, तो उनको लगा कि हम सेकंड कर्नेटिक वॉर के वक्त बढ़त बढ़ा सकते हैं, तो 48 से तुरंत अगले साल ही युद्ध स्टार्ट हो गया 49 का, और कारण था आपका आरकॉट और इसके बीच में हैदराबाद, ये इसके लिए लड़ा गया था ये युद्ध। और जिसका जानते हैं कि सेकंड के साथ क्या हुआ, सेकंड में वो आरकॉट जीत गए और थर्ड में उन्होंने इनको पूरी तरह से हरा के हैदराबाद को भी सीज कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने जैसे कहा था कि जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर कुछ क्वेश्चन मैं डाल दूंगा आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपके लिए सहूलत पैदा करेगा और इस तरह से आपको बोरियत नहीं होगी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बार बार देख के, इसलिए मैंने मिक्स करके सब तरह के क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। कह रहा है कि फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट स्पेस वॉक प्रोजेक्ट इज डन बाय विच कंपनी, यानी पहला गैर सरकारी अंतरिक्ष वॉक परियोजना किस निजी कंपनी द्वारा की गई। ये सारी निजी कंपनियां जैसे ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, और सी है आपका स्पेस एक्स, और डी है सेरा स्पेस। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा आपका स्पेस एक्स, जो कि आपकी एलोन मस्क की जो ये कंपनी है। ठीक है, ये जो ब्लू ओरिजिन ये भी एक मशहूर कंपनी है आपका, ये अमेजोन की कंपनी है, अमेजोन इसकी कंपनी है। ये प्राइवेट परियोजना थी जिसके अंदर आपका फर्स्ट स्पेस वॉक कराया गया, जो लगभग 700 किलोमीटर से ऊपर ले गया। ठीक है, देखो बेसिकली जो अर्थ होता है ना, ये डिवाइड मतलब स्पेस हम कहाँ से मानते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कर्मन लाइन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कर्मन लाइन। ये हो गया अर्थ हो गया आपका, और ये हो गया कर्मन लाइन। ठीक है, तो कर्मन लाइन के आगे जब हम क्रॉस करते हैं ना इस कर्मन लाइन को, तो हम कहते हैं कि हम लोग स्पेस में आ गए हैं। ठीक है, स्पेस के अंदर आ गए हैं। अब ये होता कितना है, लगभग अर्थ के सरफेस से आपके 100 किलोमीटर के बाद का जो स्पेस आता है ना, इसे हम लोग आउटर स्पेस कहते हैं। तो ये 100 किलोमीटर से आपका 700 किलोमीटर तक ले गया है। तो आप बेसिकली ये कर्मन लाइन को याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस लाइन को क्रॉस करने के बाद आपका कर्मन मतलब यानी आप आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये तो कर्मन लाइन जो आप क्रॉस करते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आप आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं। इसी तरह सिमिलर एक भारतीय मिशन भी हुआ है, एक भारतीय भी जो है इसी वर्ष सन 2024 में उन्होंने स्पेस की यात्रा की है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि जो वो पहले भारतीय कौन हो गए हैं, यानी पहले नहीं होंगे, वो प्राइवेट कंपनी द्वारा नियोजित वो, यानी एस्ट्रोनॉट ना होकर वो आपका एक कह सकते हैं मिलियनर है, ये एक मिलियनर है, और इन्होंने मिलियनर होने के साथ स्पेस वॉक किया, यानी कंपनी को पैसे दिए और उन कंपनी ने उनको स्पेस वॉक कराया है। लगभग 105 किलोमीटर, यानी कर्मन रेखा से 5 किलोमीटर अब गए हैं ये। आप उन अंतरिक्ष यात्री का नाम जो है कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि वो कौन से ऐसे भारतीय ओरिजिन के मतलब व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी स्पेस वॉक परफॉर्म किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही है। ऑन विच डे नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड, और ये हाल ही में हुआ है, ये घटना हाल ही में सन 2024 की ही घटना है, और इसी वर्ष से मनाना शुरू भी किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन है 23 अगस्त, 15 अगस्त, 14 फरवरी, सबको याद ही होगा 14 फरवरी, ये तो लोग भूलते नहीं है। 2 अक्टूबर, ये भी लोग नहीं भूलते हैं, ठीक है, और ये भी तो कोई भूल ही नहीं सकता है। अब देख लीजिए अपना आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन होगा इसका 23 अगस्त, ठीक है। 23 अगस्त ये आपका हमारा जो चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान जो मिशन था, इसकी एनिवर्सरी थी 23 अगस्त को, और इसी दिन से सन 2024 में ये आपका हम लोगों ने नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया है, ठीक है। 2 अक्टूबर को दो महान पुरुषों की क्या कहते हैं उसके बर्थ एनिवर्सरी है। एक अपने महात्मा गांधी जो है फादर ऑफ नेशन, और एक और महान शक्ति, इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर शास्त्री, कमेंट में आप बताएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री को कौन से रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट किया जाता है। एसोसिएट मतलब किनको जोड़ के देखा जाता है, किस रेवोल्यूशन के साथ, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, आपको व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, तो आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री को किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब तो आगे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब 14 फरवरी आप सब लोग होशियार है, जानते ही हैं 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज डन बाय विच आर्टिकल। किस अनुच्छेद के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सारे से आप देख लीजिएगा, ऑप्शन सारे जो हैं वो आपका रिलेटेड है किसी एक चीज से ही, और सोच समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका आर्टिकल 51, और ऑप्शन बी है आपका आर्टिकल 47, ऑप्शन सी है आर्टिकल 36, और ऑप्शन डी है आर्टिकल 50। किस अनुच्छेद के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है इसका सही आर्टिकल 50, ठीक है। आर्टिकल 50 जो है इसका सही उत्तर होगा। सही ऑप्शन होगा आर्टिकल 50, ठीक है। अब न्यायपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका को आप समझ लीजिए। कार्य न्यायपालिका से किसे कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं न्याय देने वाला, न्याय आम शब्दों में से कहेंगे न्याय देने वाला संस्थान, ठीक है। और कार्यपालिका कहते हैं कानून को लागू करने वाला, ठीक है। अब एक एक आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। ये जो है ये पूरा का पूरा आर्टिकल्स ये डीपीएसपी का आर्टिकल है। अब डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी जो है वो संविधान के भाग 4 में से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 तक जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 36 भी इनमें मेंशन है ऑप्शन में। आर्टिकल 36 आपका देता है डेफिनेशन को, डेफिनेशन किस चीज की, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट जिस शब्द का प्रयोग इस पूरे भाग में किया जाएगा, यानी भाग 4 में, उसमें स्टेट के डेफिनेशन को तय करता है। यानी इस डीपीएसपी में स्टेट क्या है उसकी डेफिनेशन को बताता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 51 कहता है इंटरनल पीस की बात, ठीक है। और आर्टिकल 47 कहता है कि ड्रग का यूज अदर देन, अगर मेडिसिनल पर्पस है तो इसको प्रोहिबिट करने की बात करता है, यानी रोकने की बात करता है, ठीक है। डीपीएसपी 36 से 51 तक। पार्ट 5 सबको मालूम होंगे, एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। पार्ट 1 जो होता है आपका ये बताता है इंडिया और उसकी टेरिटरी के बारे में, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 जो होता है वो आपका सिटीजनशिप के बारे में बताता है, फ्रॉम आर्टिकल 5 से लेकर आपका, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो आपका बताता है सिटीजनशिप। पार्ट 3 भी मशहूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पार्ट 3 आपका है फंडामेंटल्स राइट का, पार्ट 4 आपका है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 6 जो पार्ट इससे पहले भी एक और याद रख लिए, पार्ट 4 जो ए है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का है, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यानी किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है, यानी पॉलिटी के मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है, पॉलिटी के जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 यानी सिटीजन यानी इंडिया और उसकी टेरिटरी के बारे में पूछ लेता है, सिटीजनशिप के रिलेटेड सवाल होते हैं, और फंडामेंटल राइट से तो 1 या 2 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में रहता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप रेलवे से जुड़े हुए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की कर रहे हो, या किसी स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, आपको फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, डीपीएसपी से भी मिल जाएंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज से मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। और अगर आपको इन सभी ई के ऊपर, या आप चाहते हैं कि हम अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाएं टॉपिक वाइज और पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल को उसके बारे में पूर्ण जानकारी दें, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके मेंशन करें और हम लोग फिर से कोशिश करेंगे लोग कि आप हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको तक पहुंचा सके। और ये हमारा जो अभी सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर के थ्रू, हम आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं विद आवर लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। ठीक है, तो आर्टिकल 47 का याद रखिएगा। आर्टिकल 47 कहता है कि अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल, मेडिसिन या ड्रग्स का है, उसका इस्तेमाल अगर आप दवाई के अलावा यानी मेडिसिनल पर्पस के अलावा अगर आप कर रहे हैं तो उसको प्रोहिबिट किया था और ये बैन है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपका जो हमारा यहाँ जो बिहार जो है, यानी बिहार हमारा जो है, यहाँ पर इसी आर्टिकल के जरिए से बिहार में आपका शराबबंदी जो है, शराबबंदी लागू की गई, ठीक है। ये हो सकता है बिहार से रिलेटेड कोई एग्जाम हो उसमें ये सवाल पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच रूलर हैड रिटन हिज ओन बायोग्राफी, किस शासक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। और ये ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान था जिसने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी। एक और शख्स थे आपका बाबर, तो बाबर तो रिलेटेड हो जाएगा आपका मुगल डायनेस्टी से, तो मुगल से हो जाएगा, इसने अपनी बायोग्राफी ये खुद लिखी थी, ठीक है। अकबर ने लिखवाई थी, ठीक है, अकबर ने लिखवाई थी अपने बायोग्राफी, और ठीक है। और बाकी जो ये दिल्ली सुल्तान का अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड हो, इनके जीवन काल के बारे में आपका मशहूर ही है आपका, जिनके हम लोग कहते हैं लोग अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो ने लिखी थी, खुसरो, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाही, इन्होंने खुद लिखी थी और ये पर्शियन लैंग्वेज में है, पर्शियन यानी फारसी में है, ये फारसी में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जीके और जीएस के नेक्स्ट क्लास के। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसे रिलेट कर सकते हैं आप लोग। और आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि हमें टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज कोई सीरीज लानी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिनको भी और आगे जानकारी लेनी है, या किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक से रिलेटेड या हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पर आप किसी डीप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट लिख के बताएं और हम कोशिश करेंगे आप तक वीडियो लाने के लिए। जो हमारी क्वेश्चन एक्सप्रेस की सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम लोग मैथ्स के लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लोग। करेंट अफेयर का अलग ये आ रहा है, जहाँ पे मंथली करेंट अफेयर आपको पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री से रिलेटेड हम आपको पढ़ा रहे हैं, और मेरा जो चल रहा है वो जीके और जीएस साथ में कंबाइन होकर चल रहा है। आप कहेंगे हम अभी 10-10 क्वेश्चन ला रहे हैं, आप लोग जैसे रिस्पांस देंगे, अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग से ज़्यादा सवाल लाएं, 10 से ज़्यादा सवाल लाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमें 10 से ज़्यादा सवाल लाने चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।